हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार लिखी जाती है, इसके अलावा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इन सभी का अध्ययन हम प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में आपको जाकर के इन वीडियोज को देख सकते हैं। आज जो इसी को कंटिन्यू आगे करते हैं, आज इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेग नियम या वेग समीकरण या दर समीकरण। आज का टॉपिक वेग नियम या वेग समीकरण, रेट लॉ। तो देखिए, किसी भी समीकरण के लिए हमको अभिक्रिया की दर किस प्रकार लिखी जाती है हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए दर समीकरण क्या हो जाएगा, यानी ये जो रेट लॉ है, ये जो वेग समीकरण है, ये क्या होता है, प्रैक्टिकली होता है, यानी प्रयोग के आधार पर है, प्रयोग के द्वारा लिखा जाता है। हम ऐसे डायरेक्टली रिएक्शन को देख करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये हमको बताता क्या है, यानी इसके लिए जो रेट हो जाएगा, अभिक्रिया की दर हो जाएगी, वो हो जाएगी K इंटू A इंटू B। हम यहाँ पे मास सेक्शन लगा सकते हैं, द्रव्यनुपाती क्रिया का नियम तो लगा सकते हैं। द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार क्या था, यानी अभिकारकों की सांद्रता, किसी भी क्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होती है। यानी जो इसका रेट हो जाएगा, मास सेक्शन हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, और समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा K, और क्या हो गया A इंटू B, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये दर हो गया, रेट यानी दर बराबर क्या हो गया, K हो गया, और ये क्या हो गया, अभिकारकों की सांद्रता हो गई। यानी इसको वैसे लिख सकते हैं, अभिकारकों की सांद्रता, इसका कोई स्टोइकोमेट्रिक गुणांक हो सकता है, कितने मॉलिक्यूल से भाग ले रहे हैं, तो n मान लिए, ऊपर पावर n आ जाएगी। यही प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इसकी रासायनिक समीकरण में, इस रासायनिक क्रिया में समय के साथ साथ इसके कितने अणुओं का परिवर्तन हो रहा है, वो यहाँ पे n। और यहाँ पे n एक नया शब्द है हमारे लिए, n कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। इसको हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। तो देखिएगा कि दर समीकरण क्या होगी, ये क्या कहलाता है, यही क्या कहलाता है, ये वेग नियम कहलाता है। ये क्या हो गया, ये समीकरण क्या कहलाती है, ये समीकरण दर समीकरण या वेग समीकरण कहलाती है। क्या देखिए, डेफिनेशन हो जाएगी, बहुत ही आसान है। तो दर समीकरण क्या है, वेग समीकरण का मतलब क्या हुआ, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये कोई रासायनिक क्रिया हो रही है, किसी रासायनिक क्रिया के लिए अभिक्रिया की दर तथा अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाली समीकरण दर समीकरण या वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? एक बार फिर देख लीजिएगा। तो आपको समीकरण याद रखनी है, ये प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है।
दर बराबर क्या हो गया k इंटू अभिकारकों की सांद्रता, पावर यहाँ पे n लगा दी, कुछ भी हो सकती है n बराबर, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, यानी दर समीकरण वेग नियम का मतलब क्या होगा, यानी किसी भी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर और अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध को प्रदर्शित करने वाली समीकरण दर समीकरण या वेग समीकरण या वेग नियम कहलाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देख सकते हैं एक बार, इज दैट क्लियर? तो क्या है, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, एक गणितीय रूप है। जैसे मान लिया, अब अगर हमको इस समीकरण के लिए लिखना है दर समीकरण, ये N2O5 2 N2O5 ये समीकरण है, और इससे तो क्या देखो बन रहा है 4NO2 प्लस O2, ठीक है ना। अब इसके लिए हमको दर समीकरण लिखना है, तो क्या है, ये तो प्रयोग के द्वारा निर्धारित होता है कि इसके कितने अणु इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये तो एक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके दो ही अणु भाग ले रहे हो, यानी इसके दर समीकरण में या वेग समीकरण से कितने अणु भाग लेते हैं, तो इसके लिए तो रेट बराबर तो क्या हो जाएगा k इंटू N2O5, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इस समीकरण के लिए क्या हो गया, ये क्या बन गई, वेग समीकरण बन गई या दर समीकरण बन गई। यानी इस तरह से हम समीकरण जो लिखेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे वेग समीकरण या दर समीकरण। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है इसी में आज कई टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। अगला इसमें टॉपिक है वेग स्थिरांक। इसको बोलेंगे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या दर स्थिरांक। इसके लिए एक स्पेसिफिक और भी नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया दर। देखिए स्टूडेंट्स, तो क्या है, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया दर किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने रेट कांस्टेंट लिखा था, उसी में एक शब्द आया था, एक वर्ड आया था के। तो वो के क्या है, वो के जो है वो अभिक्रिया की दर या दर स्थिरांक है। एक समीकरण लिखता हूं फिर से, मान लीजिए समीकरण है a प्लस बी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक स्मॉल a मान लिया, इसका स्मॉल b मान लिया, और इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। क्या लगाएंगे इसमें, लॉ मास एक्शन लगाएंगे, यानी कि दर बर्बाद क्रिया का नियम लगाएंगे, यानी अभिक्रिया की जो दर हो जाएगी या रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समानुपाती a। अब यहाँ पर पावर हमको a स्मॉल a नहीं लिखनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली कन्वर्ट किया जाता है, प्रयोगों पर आधारित है। हो सकता है कि इसके यहाँ पर जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हमको स्मॉल a और स्मॉल b हमको दिखाई जरूर दे रहा है, हो सकता है कि इस स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में इसके पूरे के पूरे स्मॉल a अणु नहीं भाग ले रहे हैं या इसके पूरे स्मॉल b नहीं भाग ले रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन इसका पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक नया गुणांक लिख देते हैं स्मॉल p और b की पावर q। इज दैट क्लियर? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो दर बराबर क्या हो जाएगी, तो दर बोलते हैं, बार बार नहीं टारा वर्ड, दर बराबर क्या हो जाएगी k a की पावर p b की पावर q। इज दैट क्लियर? तो क्या हो गई है, जैसे भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, दर समीकरण हो गई है या वेग समीकरण हो गई। यदि a और b की सांद्रता a को
कितनी हो 1, यानी अगर ए की सांद्रता भी 1 है और बी की मोलर सांद्रता कितनी है 1 मोल प्रति लीटर है, तो यहां से रेट बराबर हो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। रेट बराबर क्या हो गया के हो गया। तो देखिए यहां से क्या डेफिनेशन निकल के आती है, क्या परिभाषा निकल के आती है, यानी किसी विशिष्ट ताप पर कोई भी स्पेसिफिक टेम्परेचर ले लें 25 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी स्पेसिफिक या विशिष्ट ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के उस समय अभिक्रिया की दर के बराबर होता है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है, जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई होती है। फिर बात समझते हैं, तो के यहां पर क्या हो गया वेग स्थिरांक हो गया, के क्या कहलाएगा वेग स्थिरांक कहलाएगा। उसकी डेफिनेशन भी क्या निकल कर आती है, किसी विशिष्ट ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के उस समय अभिक्रिया के दर के बराबर होता है। देखिएगा दोनों बराबर है जब अभिकारकों की सांद्रता यानी अभिकारक ए और बी की सांद्रता इकाई होती है। यानी अगर हम यूनिट कंसंट्रेशन लेंगे, यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर हम लेते हैं तो क्या होता है अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दोनों बराबर होते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, बोर्ड की इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप ये लोग वेग नियम, दर समीकरण, वेग स्थिरांक ये सब आप नहीं सीखेंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स नहीं सीख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट आता है फिर कि वेग स्थिरांक के या रेट कांस्टेंट के कौन कौन, बस इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब यहां से वेग स्थिरांक के क्या क्या कुछ लक्षण है, कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं रेट कांस्टेंट को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, या हम कह सकते हैं लक्षण भी कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक के कौन कौन से लक्षण हैं। पहला जो कारक है वो क्या है, ताप का प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए नया टर्म है ताप का प्रभाव है, इसे बोलते हैं ताप गुणांक। अभी हम लोग ताप गुणांक के बारे में बात करने वाले हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था पीछे कि अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाती है और उनकी टकराने की जो संभावना है, इन टक्करों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। टक्करें जितनी अधिक होंगी अभिक्रिया क्या होगी, उतनी अधिक फास्ट होगी, यानी अभिक्रिया की दर उतनी ही अधिक होगी। अभी हम लोगों ने पीछे ड्राइव किया था, अगर रिएक्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन है, अगर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट है तो क्या होता है जो अभिक्रिया की दर है वो वेग स्थिरांक के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, यानी अभिक्रिया की दर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब क्या हुआ, यानी अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर के बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी बढ़ जाता है। सामान्यतः प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर इंक्रीजिंग टेम्परेचर A will be increased। प्रयोगों द्वारा यह पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक k है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर k का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इधर क्लियर? यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक k का मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। मतलब क्या हुआ? यानी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंतराल पर दो वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। यानी अभिक्रिया का ताप गुणांक यहां से तो क्या हो जाएगा, पर डेफिनेशन देखिएगा, ताप गुणांक यहां से क्या बन जाएगा? मान लिया कि एक रिएक्शन है कोई और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है K 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला कितना लिया मैंने K, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। दूसरा क्या हुआ? K 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया। ये क्या हो गया? 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। मतलब क्या हुआ? यानी दो जो भिन्न भिन्न टेम्परेचर है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। यानी अभिक्रिया का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो K का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यहाँ से डेफिनेशन आ जाती है ताप गुणांक की, यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, तो आप अलग से पढ़ना पड़ेगा। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, एक 25 है, दूसरा 35 है, तो कितना हो गया? यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अंतराल पर वेग स्थिरांकों के अनुपात को अभिक्रिया का ताप गुणांक कहते हैं। और यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग हो जाएगा वो लगभग 2 से 3 गुना हो जाता है। तो ये क्या था? ताप का प्रभाव था। दूसरा, अगर आप टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर K का मान क्या रहेगा? हमेशा निश्चित रहेगा। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, यानी उत्प्रेरक का प्रभाव। जैसा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है? अभिक्रिया की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ेगी तो इसका मतलब K का मान भी बढ़ेगा। नेक्स्ट, K का जो मान है, K का मान अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी K का मान जो होगा वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट है लास्ट, K का मान अभिक्रिया की कोटि पर भी निर्भर करता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि। K का मान अभिक्रिया की कोटि पर भी निर्भर
करता है। अभी हम लोग यूनिट निकालेंगे, यानी वेग स्थिरांक k का मात्रक निकालेंगे, तो भिन्न भिन्न क्रियाओं के लिए क्या होगा, k का मान क्या आएगा, उसका मात्रक क्या आएगा, अलग अलग होगा। यानी अलग अलग कोटि के लिए k का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स का होगा। इज दैट क्लियर?